L30 हिंदी अध्याय 291 सुरक्षा विशेषज्ञ। यू शियाओझू के जाने के बाद लू पिनपिन को आखिरकार यान फेई से उसकी हालिया यात्रा के बारे में पूछने का समय मिला। हालांकि लू पिनपिन को परेशान न करने के लिए यान फेई ने असली बात नहीं बताई और एक कहानी गढ़ी। उसने बताया कि विदेश जाने के बाद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह हत्यारे संप्रदाय के कई पीड़ितों से जल्दी ही मिल गया और एक तरह का एवेंजर्स गठबंधन बना लिया। फिर उन्होंने मिलकर रणनीतियों पर चर्चा की, पैसे इकट्ठा किए और डार्क वेब पर एक इनामी कार्य पोस्ट किया। एवेंजर्स गठबंधन को शुरू में अपने इनामी अभियान से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन जिस डिस्ट्रॉयर ने ये काम संभाला वह बेहद काबिल था। सबको हैरानी हुई जब उसने हत्यारे संप्रदाय का सफाया कर दिया। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर ने वीडियो में दाढ़ी वाले आदमी को यातना देकर और मारकर लियू टिंगटिंग की नृशंस हत्या का बदला लेकर उन्हें एक दोस्ताना बोनस भी दिया। हालांकि इस दौरान लू पिनपिन विदेश नहीं गईं, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के उनके अपने तरीके थे। जब वे दोनों वीडियो पश्चिमी देशों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लू पिनपिन ने उन्हें पहले ही हासिल कर लिया था और देख लिया था। वीडियो का सार बेहद विभत्स था, लेकिन लू पिनपिन कोई साधारण इंसान नहीं थी। उनमें जबरदस्त मानसिक लचीलापन था, जो व्यापार जगत में एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए एक आवश्यक गुण है। वीडियो देखने के बाद वह ज्यादा परेशान नहीं हुई, बल्कि उन्हें एक खास तरह की रोमांचक संतुष्टि का एहसास हुआ। लू पिनपिन यान फेई को बहुत अच्छी तरह से जानता था और यान फेई के लिए उससे कुछ भी छिपाना आमतौर पर नामुमकिन था। हालांकि चूंकि उन दोनों वीडियो के सभी फुटेज यान फेई ने अपने सहायक मस्तिष्क का इस्तेमाल करके छवियों का विशेष ध्यान रखते हुए संपादित किए थे, इसलिए लू पिनपिन को यह एहसास नहीं हुआ कि विध्वंसक के नाम से जाना जाने वाला 2 मीटर लंबा विशालकाय व्यक्ति असल में यान फेई ही था। अब यान फेई का स्पष्टीकरण सुनने के बाद हालांकि लू पिनपिन को लगा कि उसकी कहानी में कुछ चूक थी, लेकिन चूंकि यान फेई सुरक्षित वापस आ गया था, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों जल्दी से कंपनी पहुंचे। चूंकि यान फेई ने खून की उल्टी की थी और सार्वजनिक रूप से बेहोश हो गया था, लू पिनपिन उसकी देखभाल करने का बहाना बना रहा था और कंपनी में कम ही जाता था। ज्यादातर विला से ही कंपनी के कामों का संचालन करता था। कंपनी के कर्मचारियों ने कई दिनों से उन्हें नहीं देखा था। कंपनी में उनकी एक साथ उपस्थिति का उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल स्थिर करना, अफवाहों को फैलने से रोकना और कंपनी के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करना था। कार में यान फेई ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे चालू किया। अपने बदला लेने के मिशन के दौरान उसने अपना फोन बंद करके यूनिवर्सल स्पेस में छोड़ दिया था ताकि उसका पता न चले। आजकल की जीपीएस तकनीक नेविगेशन के लिए तो सुविधाजनक नहीं है, लेकिन किसी की लोकेशन का पता भी आसानी से लगा सकती है। अब चीन वापस आकर यान फेई को पता लगने की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसने अपना फोन चालू कर दिया। यान फेई का फोन चालू होते ही उस पर अनगिनत नोटिफिकेशन आने लगे। इन अलर्ट्स में कई लोगों के मिस्ड कॉल रिमाइंडर और शुभकामना संदेश भी शामिल थे। इसके अलावा कई संचार ऐप्स से भी अनगिनत मैसेज आ रहे थे। मिस्ड कॉल्स की सूची खोलने पर यान फेई ने पाया कि ज्यादातर कॉल वेनरू के थे। औसतन उसने उसे दिन में 20 से ज्यादा बार कॉल किया था और सबसे ज्यादा शुभकामना संदेश भी उसने ही भेजे थे। यान फेई की खून की उल्टी और बेहोशी की तस्वीर, जो पूरी दुनिया में प्रसारित हो गई थी, स्वाभाविक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में वेनरू तक पहुंच गई। नतीजतन वेनरू ने यान फेई से उसके हालचाल पूछने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से यान फेई अपने मध्य पूर्व मिशन की तैयारी में व्यस्त था और उसने अपना फोन बंद कर दिया था, जिससे उसकी कॉल छूट गई। यान फेई से संपर्क न कर पाने पर चिंतित वेनरू ने उसकी कुशलक्षेम पूछने के लिए उसे संदेश भेजना शुरू कर दिया। संदेशों में उसने उसे बताया कि वह अपने दत्तक माता पिता के साथ मध्य अमेरिका के एक सुदूर पहाड़ी गांव में है और अपने जैविक माता पिता के बारे में जानकारी ढूंढ रही है, जिससे संपर्क करना मुश्किल हो गया। हालांकि जब वह बाहरी दुनिया से संपर्क करने में कामयाब हुई तो उसे यान फेई की मृत्यु के बारे में पता चला। इससे वह उसकी स्थिति जानने के लिए उसे बार बार फोन करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेनरू ने यह भी बताया कि वह अपने जैविक माता पिता की तलाश छोड़कर यान फेई की देखभाल के लिए चीन जाने पर विचार कर रही है। यान फेई वेनरू के संदेशों को पढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र लू पिनपिन पर पड़ी, जो अपनी नोटबुक में काम के कार्यक्रम की योजना बना रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि कंपनी पहुंचते ही वह वेनरू को फोन करके आश्वस्त करेगा कि वह ठीक है। तभी उसका फोन बज उठा। नीचे देखा तो पता चला कि वेनरू ही फोन कर रही थी। यान फेई ने मुड़कर सावधानी से फोन उठाया।
वेन रॉ की चिंतित आवाज सुनाई दी। शुक्र है छोटी फेई, तुम्हारा फोन आखिरकार मिल गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम्हें कुछ बेहतर लग रहा है? वेन रॉ की चिंतित आवाज सुनकर यान फेई गर्मजोशी से भर गया। उसने जवाब दिया, छोटी रॉ, तुम्हारी परवाह करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूं, मेरी सेहत पूरी तरह ठीक हो गई है। freewebnovel.com। यान फेई पूर्णतः स्वस्थ था। उसकी मृत्यु उसकी योजना के एक भाग के रूप में हुई थी, इसलिए उसने वेन रॉ की चिंताओं को दूर करने के लिए ईमानदारी से उत्तर दिया। इस राज से अनजान वेन रॉ ने अपराधबोध से कहा, छोटी फेई, मुझे बहुत अफसोस है। इस दौरान मैं मध्य अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में था, जहां सिग्नल बहुत अच्छे नहीं थे और न ही कोई टेलीविजन था, इसलिए मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में जानने में थोड़ा समय लगा। लेकिन मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है और मैं तुमसे मिलने चीन जाने वाला हूं। यान फेई ने कहा, तुम अभी अपने जैविक माता पिता की तलाश कर रहे हो, है ना? कैसा चल रहा है? कोई सुराग मिला? वेन रू ने जवाब दिया, मैंने कुछ प्रगति की है और मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही उनका पता लगा लूंगा। हालांकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता हूं। यान फेई ने जवाब दिया, छोटी रॉ, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे जैविक माता पिता को ढूंढना हमारी मुलाकात से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भविष्य में हमें मिलने के कई मौके मिलेंगे। लेकिन अगर तुम अभी सुराग नहीं लगा पाई, तो बाद में तुम्हारे माता पिता को ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं अब ठीक हूं और पूरी तरह से ठीक हो गई हूं, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता की तलाश जारी रखनी चाहिए। जब तुम अपने काम निपटा लोगी तो हम मिलेंगे। वेन रॉ झिझक रही थी। वह यान फेई से अभी मिलने के लिए उत्सुक थी, लेकिन अपने जैविक माता पिता को ढूंढने की चाहत ने उसे मुश्किल फैसला दे दिया। यान फेई ने कहा, छोटी रॉ, मेरी सेहत पूरी तरह से ठीक हो गई है। मेरी वजह से कंपनी में बहुत काम हो गया है, इसलिए इस दौरान मैं बहुत व्यस्त रहूंगी। अगर तुम अभी जाओगी तो भी हमारे पास साथ में ज्यादा समय नहीं बचेगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वेन रॉ ने असहाय महसूस करते हुए कहा, ठीक है छोटी फे, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। चीन में मेरा इंतजार करना, जैसे ही मुझे कुछ जानकारी मिलेगी मैं तुमसे मिलूंगा। यान फेई ने कहा, ठीक है, मैं चीन में तुम्हारा इंतजार करूंगी। फोन रखने के बाद यान फेई ने लू पिनपिन को अपने बगल में देखा, जो उसे एक ऐसी नज़र से देख रहा था जिसमें मनोरंजन और तिरस्कार का मिश्रण था, और उसने शर्मिंदगी से कहा, पिनपिन, यह क्या देख रहा है? लू पिनपिन ने पूछा, क्या वह लड़की आपकी प्रेमिका है जिससे आपको पहली नज़र में प्यार हो गया था? शर्मिंदा होकर यान फेई ने स्वीकार किया, हालांकि अब यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वह वास्तव में वही है जिस पर मैंने पहली बार उसे देखा था। लू पिनपिन ने गंभीर होते हुए कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे निजी मामलों की बात नहीं करते। हम कंपनी पहुंच गए हैं। यहाँ हर जगह पत्रकार हैं और तुम्हें उनके साथ ठीक से पेश आना होगा। पीछे मुड़कर देखने पर यान फेई को एहसास हुआ कि वे कंपनी के नए मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कार पत्रकारों से घिरी हुई है। यहाँ बेहोश होने और खून की उल्टी करने के बाद यान फेई तब से दिखाई नहीं दिया था। पत्रकार उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत उत्सुक थे, लेकिन उनके पास जानकारी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए वे यान फेई के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए हर दिन निगरानी कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने यान फेई की कार को आते देखा, उन्हें तुरंत पता चल गया कि वह कंपनी में है और वे दौड़कर कार को घेर लिया। कंपनी के सुरक्षाकर्मियों की मदद से यान फेई कार से बाहर निकले और खुद को पत्रकारों से घिरा पाया। अगर सुरक्षाकर्मी यान फेई की सुरक्षा में न होते तो पत्रकार पहले ही उन पर टूट पड़ते। ये देखकर कि कार से यान फेई ही बाहर निकला है, सब उत्साहित हो गए। एक पत्रकार ने जोर से पूछा, श्रीमान यान फेई, कैसा लग रहा है? क्या आपने यात्रा की है? यान फेई ने तुरंत वहां से जाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने लू पिनपिन को अपने पीछे धकेला और चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल पूछने वाले पत्रकार से कहा, आपके उत्साह के लिए शुक्रिया। मैं अच्छी हालत में हूं और पूरी तरह से स्वस्थ हूं। यान फेई को सवाल का जवाब देते देख बाकी पत्रकार उत्साहित हो गए। एक और पत्रकार ने तुरंत पूछा, श्रीमान यान फेई, आपकी कंपनी के यूरोप में तैनात कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। आप उनके मामलों को कैसे निपटाने की योजना बना रहे हैं? चेहरे पर गंभीर भाव लिए यान फेई ने कहा, जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है वे कंपनी के नायक हैं। उन्होंने कंपनी के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है और हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम उनके माता पिता और बच्चों का वैसे ही समर्थन करेंगे जैसे वे हमारे अपने परिवार के सदस्य हों।
हमने लियू टिंगटिंग सहित उन सभी कर्मचारियों के माता पिता और रिश्तेदारों से संपर्क कर लिया है जो इस त्रासदी का शिकार हुए थे। कल हम बीजिंग के लिए एक चार्टर उड़ान भरेंगे जहां से हम उन सभी को ले जाएंगे और फिर यूरोप जाकर उनके मामलों को संभालेंगे। हालांकि वीडियो में हत्यारे संप्रदाय के उस बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्ति को लियू टिंगटिंग की हत्या करते हुए दिखाया गया था, लेकिन ये हत्या मध्य पूर्व में नहीं बल्कि यूरोप के फ्रांस में हुई थी। घटना को कई दिन बीत चुके थे और फ्रांस की स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर ली थी और फिर चीनी सरकार को सूचित किया। चीनी सरकार ने ड्रीम टेक्नोलॉजी को सूचित किया और पीड़ितों की मदद के लिए फ्रांस की यात्रा पर यानफेई और लू पिनपिन के साथ जाने के लिए अपने कर्मचारी भेजे। एक और पत्रकार ने ऊंची आवाज में पूछा, श्रीमान यानफेई, मुझे यकीन नहीं है कि आपने वो वीडियो देखा है जो ऑनलाइन घूम रहा है जिसमें बड़ी दाढ़ी वाले आदमी को मार दिया जाता है। क्या आपने वो देखा है? पत्रकारों को पूरी जानकारी थी। हालांकि यानफेई द्वारा अपलोड किए गए दोनों वीडियो चीन के घरेलू इंटरनेट पर उनके विदेशी सहयोगियों के जरिए नहीं फैले थे, फिर भी उन्हें पहले से ही दोनों वीडियो की जानकारी थी और उन्होंने दोनों वीडियो देखे भी थे। वे यानफेई से इस बारे में पूछ रहे थे ताकि उनके असली विचार जान सकें। यानफेई के चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने कहा, मैं हाल ही में ऑनलाइन नहीं रहा, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ईश्वर ऊपर से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वह बदला नहीं लेता, लेकिन समय नहीं आया है। जब समय आता है तो कोई उससे बच नहीं सकता। सभी उपस्थित पत्रकारों ने एक साथ ओह कहा, जिससे उनके चेहरे पर एक अनजान भाव प्रकट हुआ, क्योंकि यानफेई का बयान उस बर्बर हत्या के वीडियो का शीर्षक ही था। ऐसा कहकर यानफेई ने ये संकेत दिया कि उन्होंने वीडियो देखा है और उसकी विषय वस्तु से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट कारणों से सीधे तौर पर ऐसा नहीं कह सकते। पत्रकारों के पास यानफेई से और भी सवाल थे, लेकिन वह सुरक्षाकर्मियों द्वारा कंपनी के गेट पर पहले ही प्रवेश कर चुका था, इसलिए उन्हें हार माननी पड़ी। हालांकि इस संक्षिप्त साक्षात्कार ने उन्हें कुछ नई जानकारी दी थी। इस जानकारी के आधार पर वे पहले ही कई समाचार लेख लिख चुके थे। कंपनी पहुंचकर यानफेई और लू पिनपिन ने सबसे पहले सभी कर्मचारियों के साथ एक बैठक की, उन्हें हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी दी और शहीद कर्मचारियों के परिवारों और बच्चों की आजीवन देखभाल करने के निर्णय की घोषणा की। यह आश्वासन सुनकर कंपनी के कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा हो गया। हालांकि उन्होंने कंपनी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, फिर भी कंपनी ने उनके परिवारों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। न केवल उन्हें उदार मुआवजा मिला, बल्कि कंपनी जीवन भर उनका साथ भी देगी। उन्हें विश्वास था कि भविष्य में कंपनी उनके योगदान को स्वीकार करने में कोई कमी नहीं रखेगी। कंपनी के पहले और दूसरे नंबर के अधिकारियों को सुरक्षित आते और उनसे वादे करते देखकर सभी को राहत मिली और काम करने की प्रेरणा फिर से मिल गई। वे अपने अपने पदों पर लौटने लगे, दृढ़ संकल्प के साथ काम करने लगे और कंपनी के विकास में योगदान देने लगे। यानफेई और लू पिनपिन के अलग होने और अपने अपने कार्यालयों में लौटने के बाद कंपनी के सुरक्षा प्रमुख ने यानफेई से मिलने का अनुरोध किया। जब वह यानफेई से मिले तो वांग देहुआ नाम के सुरक्षा कप्तान ने उन्हें एक लिफाफा दिया और पछतावे से कहा, बॉस, यह मेरा त्यागपत्र है। कार्मिक विभाग ने कहा है कि मेरे त्यागपत्र के लिए आपकी स्वीकृति आवश्यक है। मुझे आशा है कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। मेरी क्षमताएं सीमित हैं और मैं कंपनी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा हूं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं किसी अधिक योग्य व्यक्ति के लिए पद छोड़ने को तैयार हूं। मेज पर रखे इस्तीफा पत्र लिखे लिफाफे को देखकर यानफेई ने लिफाफा नहीं खोला, बल्कि उस मेहनती अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मन ही मनाह भरते हुए देखा। हालांकि वांग देहुआ अपने काम के प्रति काबिल थे, लेकिन उन्होंने कई गलतियां की थीं और वह इस काम के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। फिर भी यानफेई वांग देहुआ को यूं ही जाने नहीं देने वाले थे। उन्होंने कहा, कैप्टन वांग, आपके काम के प्रति समर्पण ने मुझे खुश कर दिया है, इसलिए मैं आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। लेकिन मैं हमारी कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक सच्चे सुरक्षा विशेषज्ञ की तलाश करूंगा। आप हमारी कंपनी की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं और मुझे उम्मीद है कि समय आने पर आप उनकी मदद जरूर करेंगे। वांग देहुआ यानफेई की बातों से दंग रह गया और बोला, बॉस, लेकिन मेरे कारण ही कंपनी में कई सुरक्षा उल्लंघन हुए हैं, यहां तक कि महाप्रबंधक लू पिनपिन का अपहरण भी हुआ है। यानफेई ने वांग देहुआ को रोकते हुए कहा, ये वाकई आपकी चूक थी, लेकिन असल मुद्दा यह है कि हमारे विरोधी बहुत ताकतवर हैं, इसलिए पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है।
फिलहाल हमारे पास एक सच्चे सुरक्षा विशेषज्ञ की कमी है। सही व्यक्ति को ढूंढकर ही हम अपनी सुरक्षा खामियों को दूर कर सकते हैं। ये देखकर कि यान फेई ने अपनी जिम्मेदारियों को आगे नहीं बढ़ाया, वांग देहुआ भावुक हो गए और बोले, बॉस, मैं वास्तव में एक शानदार सुरक्षा विशेषज्ञ को जानता हूं, लेकिन वह। यान फेई का उत्साह बढ़ा और उसने पूछा, उसके बारे में क्या? वांग देहुआ ने कहा, बॉस, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ हूं। सेना में रहते हुए मैं सुरक्षा कार्यों में शामिल था, जिसके कारण मुझे कंपनी में शामिल होने की सिफारिश मिली। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह मेरा साथी है। उसकी क्षमताएं मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मैंने अपनी सारी सुरक्षा कुशलताएं उससे सीखी हैं, फिर भी मैं केवल बुनियादी बातें ही समझ पाया हूं। सेना में वह सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी के निजी सुरक्षा कप्तान के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने सुरक्षा की बेदाग व्यवस्था सुनिश्चित की, जिसमें कभी कोई समस्या नहीं आई। वह न केवल स्वयं सक्षम हैं, बल्कि उन्होंने कई कुशल सुरक्षाकर्मियों को भी प्रशिक्षित किया है। इनमें से कुछ लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करते हैं। यान फेई को तुरंत दिलचस्पी हो गई। राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम किसी भी व्यक्ति में उच्च स्तर की दक्षता होनी चाहिए और वह निश्चित रूप से ड्रीम टेक्नोलॉजी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। उसने पूछा, क्या ये व्यक्ति अभी भी सेवारत है? वांग देहुआ के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था जब उसने जवाब दिया, इस व्यक्ति का भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन वह सांस्कृतिक मंडली की एक महिला सैनिक के प्यार में पड़ गया और उसे गर्भवती कर दिया। उस सैनिक के सैन्य क्षेत्र में कई प्रेमी थे, जिनमें कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल थे, इसलिए मेरे साथी को उनका कोपभाजन बनना पड़ा। उसके खिलाफ सैन्य अदालत में मामला दर्ज किया गया। जिन वरिष्ठ अधिकारियों को उसने कभी संरक्षण दिया था, उनके हस्तक्षेप से वह कठोर सजा से बच गया, लेकिन फिर भी उसे सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यान फेई ने पूछा, तुम्हारे साथी का नाम क्या है? वह अब कहाँ है? वांग देहुआ ने जवाब दिया, मेरे साथी का नाम नी सानफेग है और वह सेना में कंपनी स्तर के पद पर थे। जब उन्हें जबरन सेवानिवृत्त होना पड़ा, तो वे गर्भवती महिला सैनिक को अपने साथ अपने गृहनगर ले गए। चूंकि उनकी सेवानिवृत्ति सम्मानजनक नहीं थी, इसलिए स्थानीय सशस्त्र बलों ने उनके लिए नौकरी का प्रबंध नहीं किया। घर पर कोई खास संबंध न होने के कारण वह सिर्फ खेती ही कर पाते थे। हालांकि महिला सैनिक उनसे बहुत प्यार करती है और साथ में गांव में जीवन बिताकर संतुष्ट है। उनकी एक बेटी है और हालांकि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उनका जीवन काफी गरीबी में बीता है। यान फेई ने आश्चर्यचकित होकर टिप्पणी की, अगर नी सानफेग ने इतने सारे केंद्रीय स्तर के सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किया है, तो मुसीबत में पड़ने पर किसी ने उनकी मदद क्यों नहीं की? क्या उनके चरित्र में कोई समस्या हो सकती है? वांग देहुआ ने आह भरते हुए बताया, नी सानफेग समर्पित और गुस्सैल स्वभाव के हैं। अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ नजर आती, तो वे अक्सर गालियां देते या मारपीट पर उतारू हो जाते, जिससे अनजाने में दुश्मनी हो जाती। जब उन्होंने केंद्रीय स्तर के सुरक्षा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया, तो उन्होंने उनमें से कई को फटकार लगाई या मारा भी, जिससे कुछ के मन में उनके प्रति द्वेष पैदा हो गया। जब उन पर मुश्किल समय आया, तो गनीमत रही कि उन्होंने जख्म पर नमक नहीं छिड़का। वे उनकी मदद कैसे कर सकते थे? कुछ देर सोचने के बाद यान फेई ने कहा, कैप्टन वांग, मैं आपको नी सानफेन को हमारी कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने का जिम्मा सौंपता हूं। अगर वह वाकई काबिल है और अपने गुस्से पर काबू रख सकता है, तो मैं उसे अपना हुनर दिखाने के लिए एक मंच जरूर दूंगा। वांग देहुआ ने बहुत खुश होकर वादा किया, बॉस, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नी सानफेग की सुरक्षा क्षमताएं वाकई सर्वोच्च हैं और उनकी व्यक्तिगत शक्ति असाधारण है। उनके रहते कोई भी हमारे मुख्यालय में घुसपैठ नहीं कर पाएगा या महाप्रबंधक लू पिंगपिंग का अपहरण नहीं कर पाएगा, जैसा कि पहले हुआ था। यान फेई ने जवाब दिया, तो जाओ उसे बुलाओ। मुझे उम्मीद है कि वह उतना ही अच्छा होगा जितना तुम कह रही हो। पाठकों को धन्यवाद। ये जू शांग 3000 शुरुआती सिक्के और रीडर 20 पद्म 18 नील 7 खरब 8 अरब 12 करोड़ 51,10,825 को पुरस्कारों के लिए। सदस्यता के लिए धन्यवाद और आपके मासिक टिकटों और अनुशंसाओं के लिए समर्थन के लिए भी धन्यवाद। आइए इस पुस्तक की दिशा के बारे में बात करते हैं। इस पुस्तक को सुपर टेक्नोलॉजी श्रेणी में रखना लेखक का मनमाना निर्णय नहीं था, बल्कि ये दर्शाता है कि पुस्तक में निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की सुपर टेक्नोलॉजी शामिल होगी। दुनिया को जीवंत बनाने और विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभिक खंडों में काल्पनिक तत्व अधिक प्रमुख हैं।
इस स्तर पर नायक अजेय नहीं है। यदि सुपर टेक्नोलॉजी पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी होती तो संभवतः अब तक उसे अन्य लोगों ने हथिया लिया होता। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि इस किताब में आने वाला हर किरदार, चाहे कुछ ही पैराग्राफ के लिए ही क्यों न हो, जगह भरने के लिए बेतरतीब ढंग से नहीं लिखा गया है, बल्कि आगे के कथानक के विकास की नींव रख रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, पाठकों को एहसास का एक आहा पल मिलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जब से नायक ने उस छोटे से द्वीप समूह की खोज की है, तब से नायक के लिए एक महत्वपूर्ण विकास शुरू करने का समय आ गया है। लेवल 5 के ड्रोन नायक का असली तुरुप का पत्ता बनेंगे। अपराजेय ताकत के साथ वह उन उन्नत ब्लैक टेक्नोलॉजीज की रक्षा कर सकता है। वांग देहुआ ने अपने दोस्त की सिफारिश की और वह वापस जाने ही वाला था, लेकिन वह एक पल के लिए झिझका और फिर सच बोल दिया, बॉस, पिछले कुछ दिनों से कोई आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है। उसने ये भी कहा है कि उन्हीं की वजह से हमारे साथियों को यूरोप में मुसीबत का सामना करना पड़ा। वह आपसे माफी मांगने और अपनी गलती सुधारने के लिए मिलना चाहता है। लेकिन लियू टिंगटिंग और उनके साथियों की हत्या से सभी नाराज हैं और वे इस अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यक्ति से काफी नाखुश हैं, इसलिए हमने कंपनी में उसकी पहुंच रोक दी है। लेकिन यह व्यक्ति बहुत धैर्यवान लग रहा है और जाने का मन नहीं बना रहा। इसके बजाय वह काम के घंटे शुरू होते ही कंपनी की इमारत के बाहर इंतजार करता है। अब जब उसे पता चला है कि आप काम पर आए हैं, तो वह फिर से हमारे पास आया है और कह रहा है कि उसे आपसे मिलना ही है। यान फेई को बस इतना पता था कि लियू टिंगटिंग का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल एक शक्तिशाली एजेंट से बातचीत करने यूरोप गया था और फिर उन्होंने हत्यारे संप्रदाय का ध्यान आकर्षित किया और त्रासदी का शिकार हुए। उन्हें उनके विनाश का विवरण नहीं पता था। अब ये सुनकर कि एक अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार पक्ष था, उनकी दिलचस्पी बढ़ गई और उन्होंने कहा, जाओ उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ। जल्द ही वांग देहुआ एक 20 साल के नौजवान को लेकर आया। वह युवक लंबा कद, आकर्षक चेहरे, स्टाइलिश कपड़े और एक करिश्माई व्यक्तित्व वाला था, जो टीवी पर दिखने वाले छोटे मोटे ताजे मास्क से कहीं ज्यादा बिकाऊ लग रहा था। जब उस युवक ने यान फेई को देखा तो वह खिलखिलाकर हंसा और हाथ बढ़ाकर यान फेई से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि वांग देहुआ ने तुरंत उस युवक को रोक दिया और उसे यान फेई के करीब नहीं आने दिया। थोड़ा असहज महसूस करते हुए युवक ने अपने हाथ रगड़े और गैर मानक मंदारिन में अपना परिचय दिया, श्रीमान यान, नमस्ते। मैं फ्रांस के रोनटेंग व्यापार समूह से वू जीचाओ हूँ, आपसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। मेरे पिता रोनटेंग व्यापार समूह के अध्यक्ष हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। आज मैं अपने पिता की ओर से आपसे मिलने आया हूँ। freewebnovel.com। यान फेई की नजर पाकर वांग देहुआ ने चतुराई से दफ्तर छोड़ दिया। यान फेई ने उदासीनता से कहा, श्रीमान वू जीचाओ, कृपया बैठिए। वू जिचाओ नाम के युवक ने यान फेई के सामने सोफे पर बैठने का अवसर लिया। तभी यान फेई के सचिव अंदर आए और वू जिचाओ के लिए एक कप गर्म चाय डाली। वू जिचाओ ने एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मिस्टर यान, आपकी यह चाय बहुत अच्छी है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह किस ब्रांड की है? मैं वापस आते समय अपने पिताजी के लिए भी कुछ ले जाना चाहूंगा। यान फेई ने जवाब दिया, ये चाय तो बस साधारण चाय है जो आगे गली के कोने पर स्थित एक सुविधाजनक स्टोर पर मिलती है और इसकी कीमत प्रति जिन बस कुछ दर्जन युआन है। अगर आप इसे खरीदते समय मेरा नाम बताएंगे तो आपको 20% की छूट मिल सकती है। वू जिएचाओ ने हंसते हुए विषय बदल दिया और गंभीरता से बोले, श्रीमान यान, मेरी यात्रा का उद्देश्य मेरे पिता और रोनटेंग व्यापार समूह की ओर से औपचारिक रूप से माफी मांगना है। यान फेई ने पूछा, आप माफी मांगने क्यों आए हैं? वू जीचाओ ने गंभीरता से कहा, श्रीमान यान, आपकी कंपनी का व्यापार प्रतिनिधिमंडल जो फ्रांस भेजा गया था, ने हमारे रोनटेंग व्यापार समूह के बिक्री नेटवर्क का मूल्यांकन किया और वजन घटाने वाली कुकीज के संबंध में एक एजेंसी समझौते पर पहुंचने की इच्छा जताए। आपके प्रतिनिधि मेरे पिता के साथ एजेंसी संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए मेरे घर आए। बातचीत काफी देर तक चली और जब वे समाप्त हुई तब तक अंधेरा हो चुका था। मेरे पिता के आग्रह पर आपके लोग हमारी संपत्ति पर रात भर रुके। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसी रात कुछ घटित होगा। सुंदर लियू टिंगटिंग का हत्यारे संप्रदाय के लोगों ने अपहरण कर लिया और फिर बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया। व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को उनके संबंधित कमरों में मार दिया गया। इस त्रासदी का सामना करते हुए मेरे पिता बहुत आहत और शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने मुझे आपसे औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए चीन भेजा।
यान फेई को पहले से ही पता था कि लू पिनपिन ने ग्रीनफील्ड कैपिटल की नाकाबंदी तोड़ने और वेट लॉस कुकीज के साथ यूरोप और अमेरिका जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए नए एजेंटों की तलाश में यूरोप में एक टीम भेजी थी, बस उसे इसकी बारीकियों की जानकारी नहीं थी। अब लग रहा था कि रोनटेन ट्रेड ग्रुप को शायद बिक्री चैनलों में बढ़त हासिल थी, वरना लियू टिंगटिंग उनसे बातचीत नहीं करते। यान फेई ने कहा, श्रीमान वू जीचाओ, आपकी माफी बिल्कुल अनावश्यक है। हत्यारे संप्रदाय के लोग ड्रीम टेक्नोलॉजी को निशाना बनाना चाहते थे और इसीलिए यूरोप में हमारा व्यापार प्रतिनिधिमंडल उनका निशाना बना। हमारे लोग चाहे कहीं भी रहे हों, उनका पीछा किया जाता। जो होना ही था वही हुआ। वू जीचाओ ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं है, मेरे पिता ने कहा था कि मेजबान होने के नाते हमें मेहमाननवाजी दिखानी चाहिए। इसका मतलब न सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि मेहमानों को अच्छा खाना मिले, उनका मनोरंजन हो और वे आरामदायक महसूस करें, बल्कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। हमारे परिसर में आपके लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, वह हमारी लापरवाही है। इसलिए श्रीमान यान, आपको रोनटेन ट्रेड ग्रुप की ओर से ईमानदारी से की गई माफी स्वीकार करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। यान फेई जानता था कि फ्रांस के रोनटेन ट्रेड ग्रुप का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और यह झगड़ा उसके और हत्यारे संप्रदाय के बीच है। पीड़ित तो बस बलि का बकरा थे। हालांकि वू जीचाओ और उसके पिता ने इस मामले पर इतनी गहराई से विचार किया था कि घटना के बाद माफी मांगने के लिए आने पर जोर दिया था, जिससे रोनटेन ट्रेड ग्रुप के बारे में उसकी धारणा अप्रत्याशित रूप से अनुकूल हो गई। इसके अलावा वू जीचाओ का आना हत्यारे संप्रदाय के विनाश का वीडियो जारी होने से कुछ दिन पहले हुआ था, जिससे पता चलता है कि रोनटेन ट्रेड ग्रुप घटना के बाद सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी ईमानदारी से आया था। यान फेई के चेहरे पर नरमी छा गई और उसने कहा, ठीक है, अब मैं स्थिति समझ गया हूं। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं और तुम्हें माफ करता हूं। जैसे ही वू जीचाओ ने यान फेई के शब्द सुने, उसका चेहरा तुरंत विनम्रता से बदल गया और उसने निर्भीक चेहरे के साथ कहा, चूंकि श्री यान फेई ने हमें माफ करने का फैसला किया है, तो रोनटेन ट्रेड ग्रुप और आपकी कंपनी के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बीच मौखिक इरादे का समझौता अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? यान फेई को तुरंत कुछ एहसास हुआ और उसने पूछा, किस इरादे से समझौता किया गया? वू जीचाओ ने उत्तर दिया, यह आपके प्रतिनिधि लियू टिंगटिंग और मेरे पिता के बीच हुआ एक आशय समझौता है कि हमारा रोनटेन ट्रेड ग्रुप वजन घटाने वाली कुकीज की बिक्री का प्रबंधन करेगा और एजेंसी का क्षेत्र पूरी दुनिया होगी। यान फेई के हाव भाव अचानक बदल गए और उन्होंने लू पिनपिन को बुला लिया। लू पिनपिन यान फेई के कार्यालय पहुंची और वू जीचाओ के इरादे समझ गईं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे माफ करना मिस्टर वू जीचाओ, जब भी हमारे व्यापार प्रतिनिधिमंडल की प्रतिनिधि लियू टिंगटिंग किसी के साथ कोई समझौता करेगी, तो वह तुरंत मुझसे संपर्क करेगी। जहां तक मुझे पता है, लियू टिंगटिंग ने आपके लॉन्गटेन व्यापार समूह का जिक्र किया था और कहा था कि आप एक चीनी परिवार हैं जो पीढ़ियों से फ्रांस में रह रहा है और आपके लॉन्गटेन व्यापार समूह का फ्रांस में एक खास नेटवर्क और पैमाना है जिससे सहयोग संभव है। लेकिन वह आपके साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंची है, यहां तक कि आम सहमति भी नहीं, इसलिए हम ऐसे समझौते का सम्मान नहीं करेंगे जो अस्तित्व में ही न हो। वू जीचाओ का चेहरा बिगड़ गया और उन्होंने कहा, ठीक है, ठीक है। सच कहूं तो मेरे पिता ने लियू टिंगटिंग के साथ जो समझौता किया था, वह लॉन्गटेन ट्रेड ग्रुप के लिए फ्रांस में वजन घटाने वाली कुकीज की बिक्री का प्रबंधन करने का था। मैंने एजेंसी के क्षेत्र को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया था, कृपया समझें। आप जानते हैं कि पश्चिमी लोग चीजों का वर्णन करते समय थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। आपको धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं बस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। ये देखकर कि वू जीचाओ ने लापरवाही से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, यान फेई को उसके बेईमान व्यवहार पर घृणा हुई और लोनटेन ट्रेड ग्रुप के साथ सहयोग करने की उसकी सारी सद्भावना खत्म हो गई। उसने अपना चाय का प्याला उठाया, चाय की एक चुस्की ली और कहा, श्रीमान वू, आप हमसे माफी मांगने आए थे और हमने आपको माफ कर दिया है। तो अब आप जा सकते हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। वू जीचाओ ने विनती की, मिस्टर यान, मेरे पिता ने सचमुच लियू टिंगटिंग के साथ आपकी कंपनी की फ्रांस में वजन घटाने वाली कुकीज की बिक्री एजेंसी के संबंध में एक समझौता किया था। हो सकता है कि बातचीत पूरी करने के बाद वह बहुत थक गई हो और कुछ होने से पहले उन्होंने आपको ये जानकारी नहीं दी हो, इसलिए आपको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हमने इस मामले में आपको सचमुच धोखा नहीं दिया, आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। freewebnovel.com
यान फेई ने चाय का प्याला मेज पर रख दिया और कहा, फिलहाल हमारा ध्यान यूरोप में मारे गए हमारे कर्मचारियों के परिणामों से निपटने पर है। हमने फिलहाल अन्य मामलों पर विचार नहीं किया है। अगर आप सचमुच सहयोग करने की इच्छा रखते हैं तो यूरोप से लौटने के बाद बात करते हैं। तभी यान फेई ने दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे वांग देहुआ को वू जीचाओ को बाहर ले जाने के लिए बुलाया। इस आदमी की ईमानदारी उसके नाम की तरह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वू जीचाओ ने दावा किया कि वह गलती मानने आया था, लेकिन वह सुधार के लिए कुछ नहीं लाया, बस खोखली बातें। आखिर में उसने यान फेई को धोखा देने की भी हिम्मत की। यान फेई, जो अपने शरीर की मांसपेशियों और अंगों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, चेहरे के भावों में मामूली बदलाव से भी किसी के असली विचारों को भांप लेता था। जब उसने वू जीचाओ को लियू टिंगटिंग के उनके साथ एक विश्वव्यापी एजेंसी समझौते के बारे में बताया, तो उसके चेहरे पर आए मामूली बदलाव से ही उसे पता चल गया था कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यान फेई धोखा नहीं खाएगा। दरअसल जैसे ही यान फेई ने लू पिनपिन को, जो इस मामले को विशेष रूप से संभाल रहा था, बुलाकर पूछताछ की, वू जीचाओ का मुखौटा उतर गया। वू जीचाओ की योजना लियू टिंगटिंग और कंपनी के बीच संवादहीनता का फायदा उठाने की थी और प्रायश्चित की आड़ में ड्रीम टेक्नोलॉजी को वैश्विक एजेंसी अधिकार देने के लिए धोखा देकर भारी मुनाफा कमाने की उम्मीद में। जैसे ही यान फेई ने उसके झूठ का पर्दाफाश किया, उसने उसे घर से निकाल दिया। अगर यान फेई को यह न लगता कि वू जीचाओ कई दिनों से उसका इंतजार कर रहा है, तो वह एक ईमानदार व्यक्ति से इतनी बात करने की जहमत नहीं उठाता। वू जीचाओ के जाने के बाद लू पिनपिन ने कहा, चार्टर उड़ान की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रस्थान का समय तय हो गया है। हम कल सुबह 10 बजे शंघाई से उड़ान भरेंगे, मृतक कर्मचारियों के परिजनों को लेने बीजिंग जाएंगे और फिर सीधे फ्रांस के चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरेंगे। यान फेई ने निर्देश दिया, आप विशिष्ट यात्रा कार्यक्रम का ध्यान रखें। हालांकि मृतक कर्मचारियों के रिश्तेदारों का भी ध्यान रखें, उनकी भावनाओं को शांत करें और उन्हें कोई अतिरिक्त परेशानी न दें। हम दोनों देश छोड़कर जा रहे हैं और कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए कंपनी के कामकाज का ध्यान रखना सुनिश्चित करें। लू पिनपिन ने जवाब दिया, मैं समझता हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उन्होंने आगे कहा, हत्यारे संप्रदाय के उन्मूलन का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियां जो अल हत्यारे की धमकी के कारण गायब हो गई थीं, उन्होंने मुझसे फिर से संपर्क किया है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अधिकारों पर फिर से बातचीत करने को तैयार हैं। मैंने उन सभी से फ्रांस में मिलने का इंतजाम किया है, जहां आप उनसे मिलकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों को अंतिम रूप दे सकते हैं। यान फेई ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, एक बार जब हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों को सुरक्षित कर लेंगे तो ड्रीम टेक्नोलॉजी अपने विकास की गति को तेज कर देगी। इसलिए यान फेई और लू पिनपिन उस दिन ऑफिस में ही रुके ताकि काम का बोझ कम कर सके और रात 10 बजे के बाद ही अपने अपने घर लौट सकें। इस दौरान लू पिनपिन यान फेई के घर पर ही रुकी थी, लेकिन अब सुरक्षा अलर्ट हट जाने और यान फेई के सुरक्षित और स्वस्थ होने के बाद वह एक नए निजी अंगरक्षक की सुरक्षा में अपने विला में वापस चली गईं। रात हो गई और आधी रात को ड्रोन का डेटा सचमुच रिफ्रेश हो गया, जिससे ड्रोन डेटा रिफ्रेश चक्र के बारे में यान फेई की पिछली अटकलों की पुष्टि हुई। पहली बात, ड्रोन का डेटा रिफ्रेश समय यान फेई के भौतिक स्थान की आधी रात से संबंधित है। अगर यान फेई ठोस जमीन पर नहीं उतरता तो टेक ऑफ स्थान का समय इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात, लगातार 2 ड्रोन डेटा रिफ्रेश के बीच कम से कम 24 घंटे का अंतराल होना चाहिए। इस डेटा रिफ्रेश के दौरान रहस्यमय शक्ति ने एक बार फिर अपनी सूक्ष्म उपस्थिति का एहसास कराया, न केवल ड्रोन को उसकी चरम युद्ध शक्ति प्रदान की, बल्कि यान फेई के भौतिक शरीर पर भी प्रभाव डाला, जिससे उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिक आत्मा में विदीर्णता का एहसास भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस आध्यात्मिक आत्मा विदारक अनुभव के बाद यान फेई की आध्यात्मिक शक्ति और भी अधिक प्रखर और दृढ़ हो गई, जिससे उसकी बोध क्षमताएं और भी अधिक प्रखर और दुर्जेय हो गईं। अब से यान फेई एक बार फिर अपनी शक्ति के शिखर पर खड़ा था। यूरोप में किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करने पर अपनी शारीरिक क्षमताओं से वह अपनी रक्षा करने की शक्ति रखता था। यान फेई आराम से सो गया, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में बहुत से लोग सो नहीं पाए। कई देशों की खुफिया एजेंसियां यान फेई द्वारा इंटरनेट पर अपलोड किए गए 2 वीडियो का 24 घंटे अध्ययन कर रही थीं। पहले वीडियो में हत्यारे संप्रदाय के विनाश को दर्शाया गया था, लेकिन यह वीडियो उनके अध्ययन का केंद्र नहीं था। हालांकि इसमें एक पहाड़ के भीतर बसा एक विशाल शहर दिखाया गया था,
लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा वास्तुशिल्प तकनीक से संबंधित हो सकता है और इन खुफिया एजेंसियों की प्राथमिक चिंता का विषय नहीं था। इन खुफिया एजेंसियों का ध्यान यान फेई द्वारा अपलोड किए गए दूसरे वीडियो ने खींचा। इसमें यान फेई ने हत्यारे संप्रदाय के एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि उन्हें इस बात में दिलचस्पी नहीं थी कि यान फेई ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को कैसे मारा, बल्कि इस यातना वीडियो में स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी के आंतरिक दृश्यों की उपस्थिति थी, जो हत्यारे संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हालांकि यान फेई ने सहायक मस्तिष्क की मदद से तेजी से ऑनलाइन डेटा इकट्ठा किया और हत्यारे संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ सीखा, फिर भी धर्म और संप्रदाय के मामले में वह एक बाहरी व्यक्ति ही था। इसलिए उसने स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी की कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि वीडियो का अध्ययन करने वाली खुफिया एजेंसियां इतिहास की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ थे, वे कई ऐसे राज जानते थे जो आम लोगों के लिए अनजान थे। हत्यारे संप्रदाय की स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी के आंतरिक दृश्यों की खोज करने पर उन्होंने तुरंत इसे एक खजाना मान लिया और हर फ्रेम का विस्तृत विश्लेषण शुरू कर दिया। दूसरे वीडियो को एडिट करते समय यान फेई ने अपनी पहचान और अन्य जानकारियों को उजागर होने से बचाने के लिए तस्वीरों के कुछ हिस्सों को धुंधला कर दिया और ऑडियो म्यूट कर दिया। शुरुआत में खुफिया एजेंसियों को भरोसा था कि अपनी उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक से वे इन मोज़ाइक को आसानी से हटाकर कुछ ही मिनटों में मूल तस्वीरें बहाल कर सकते हैं। हालांकि सहायक मस्तिष्क ने एक नई सूचना तकनीक का इस्तेमाल करके ये धुंधलापन लागू किया था, जिससे मौजूदा कंप्यूटरों के लिए इसे हटाना असंभव हो गया। इन एजेंसियों को जल्द ही एहसास हो गया कि मोज़ाइक हटाने की उनकी कोशिशें बेकार थीं और धुंधली तस्वीरें सबसे कीमती थीं। इन तस्वीरों को न देख पाने की वजह से वे बेहद निराश हो गए, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लिए, जिसने 1 दर्जन से ज्यादा विशिष्ट विशेष बलों को खोने और नोविचोक जहरीली गैस के बीच बहादुरी से शहर में प्रवेश करने के बाद आखिरकार हत्यारे संप्रदाय के धर्मरथ भंडार का पता लगा लिया। उन्होंने पाया कि वह जलकर खाक हो चुका था और कोई भी कीमती सामान पहले ही लूट लिया गया था। उन्हें न तो कुछ उपयोगी मिला और न ही कोई सुराग मिला। यान फी का दूसरा वीडियो मिलने पर उन्हें शुरू में लगा जैसे उन्हें सोना मिल गया हो, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे मोज़ेक एन्क्रिप्शन को तोड़ नहीं पाए हैं और इसलिए वे निराश हो गए। स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी में मोज़ेक वाली छवियों की वास्तविक प्रकृति का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाने में असमर्थ कुछ खुफिया एजेंसियों ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने मोज़ेक हटाने के प्रयास बंद कर दिए और इसके बजाय उल्टी सोच में लग गए। ऐतिहासिक किंवदंतियों और दस्तावेजी अभिलेखों का संयोजन करते हुए उन्होंने हत्यारे संप्रदाय की स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी में संभावित खजानों के बारे में अनुमान लगाया और उन वस्तुओं की पहचान की जो वीडियो फ्रेम में पहले ही दिखाई दे चुकी थीं। शेष जो वस्तुएं नहीं दिखीं, वे संभवतः मोज़ेक वाली छवियों के पीछे छिपी हुई थीं। डिपॉजिटरी में केवल कुछ ही मोज़ेक वाली वस्तुएं थीं, जिससे उनकी जांच का दायरा काफी सीमित हो गया। यान फेई, जिन्हें जापानी वयस्क फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चौड़े भद्दे मोज़ाइक से नफरत थी, ने सहज रूप से बहुत छोटे मोज़ाइक लगाए जो उनकी बारी आने पर वस्तुओं के आकार के बिल्कुल अनुरूप थे। अगर यान फेई की मोज़ाइक तकनीक जापान में फैल जाती तो सभी सेंसर की गई फिल्में अनिवार्य रूप से बिना सेंसर के देखी जा सकती थीं। इसलिए हालांकि वीडियो में मोज़ाइक वाली चीजें अस्पष्ट थीं, फिर भी उनके नीचे की वस्तुओं के आकार का मोटे तौर पर अनुमान लगाना संभव था। रिवर्स डिडक्शन का इस्तेमाल करके कुछ खुफिया एजेंसियां वीडियो में मोज़ाइक से छिपी कुछ वस्तुओं का अनुमान लगाने में कामयाब रहीं। पत्थर की दीवार पर दिखाई देने वाली जंग लगी जंजीर की पहचान पहाड़ों के बूढ़े आदमी के जंजीरदार हथियार के ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर की गई, जिससे उसकी असली पहचान का पता चला। ये खुफिया एजेंसियां लंबे समय से इस हथियार की तलाश में थीं, क्योंकि उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि यह क्या है और इसका असली मकसद भी पता था। वे इस जंजीर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह हमेशा से हत्यारे संप्रदाय के धर्मग्रंथ भंडार में रही है। चूंकि विध्वंसक ने वीडियो में इस हथियार पर मोज़ेक लगाए थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह इसका असली इस्तेमाल भी जानता था। इतनी तेजी से विध्वंसक के पास चेन हथियार होने की खबर फैल गई, जिससे कई बदलाव हुए, एक ऐसा नतीजा जिसकी यानफी ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे यही पता चलता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा चालाक लोग हैं। कोई भी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा अप्रत्याशित तरीके से कोई ना कोई सुराग ढूंढ ही लेते हैं और मामले की सच्चाई उजागर कर देते हैं। हालांकि खबर तेजी से फैल गई, लेकिन विध्वंसक की असली पहचान किसी को नहीं पता थी। इसलिए अगर कुछ लोग उसे ढूंढना और उससे हथियार वापस पाना भी चाहते थे, तो उनके पास अपनी खोज का कोई शुरुआती बिंदु नहीं था।
इस बीच अन्य खुफिया विभाग अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे रहे थे। दाढ़ी वाले आदमी की फांसी के दौरान उसकी विभिन्न आवाजों और शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे थे ताकि विध्वंसक के बारे में सुराग मिल सके। दुर्भाग्य से यान फेई ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और किसी भी संभावित खुलासा करने वाली आवाजों और सुरागों को पहले ही मिटा दिया था। बस दाढ़ी वाले आदमी की दर्दनाक कराहें ही बची थीं। पीड़ा की इन शुद्ध चीखों में कोई छिपी हुई जानकारी नहीं मिल सकी। इस प्रकार वीडियो में कोई भी उपयोगी ध्वनि या क्रिया नहीं थी, कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की गई थी, इसलिए इन खुफिया एजेंसियों की जांच खाली हाथ लौट आई तथा उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला। हालांकि एक खुफिया एजेंसी ने वीडियो में एक ऐसे विवरण पर ध्यान केंद्रित करके एक आश्चर्यजनक रहस्य का पता लगाया जिस पर किसी और ने ध्यान नहीं दिया था और जिसने बाद में भारी हंगामा मचा दिया। लेकिन इस क्षण को अभी के लिए अलग रखा जाएगा क्योंकि स्वाभाविक रूप से इसे बाद में विस्तार से समझाया जाएगा। अगली सुबह यान फेई और लू पिनपिन अपने कंपनी कर्मचारियों के साथ शंघाई हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे के एप्रन पर एक बोइंग 747 विमान खड़ा था जिसे लू पिनपिन ने ड्रीम टेक्नोलॉजी की यूरोप यात्रा के लिए एयर चाइना से विशेष रूप से किराए पर लिया था ताकि वे अपने कर्मचारियों की दुखद घटना के बाद की स्थिति से निपट सकें। बोइंग 747 यात्री विमान की क्षमता बहुत ज्यादा थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। हालांकि इस बार यूरोप जाने वाले ड्रीम टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों और पीड़ितों के परिवार और दोस्तों की कुल संख्या केवल 56 थी। वे यूरोप के लिए एक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चुन सकते थे और यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी की सीटें बुक कर सकते थे। लेकिन वास्तविक स्थिति को देखते हुए यान फेई ने फिर भी एक बड़ा बोइंग 747 निजी जेट किराए पर लेने का फैसला किया। चूंकि उन्हें मृतक कर्मचारियों के निधन के बाद की स्थिति से निपटना था, इसलिए परिवार के सदस्यों की भावनाएं कुछ अस्थिर थीं। इसलिए सुविधा के लिए या रिश्तेदारों की भावनाओं को शांत करने के लिए एक बड़े निजी जेट का विकल्प चुनना उनकी लंबी दूरी की उड़ान को अधिक आरामदायक बना सकता था और उनके दुख को कम करने में मदद कर सकता था। कंपनी ने पैसा कमाया था और स्वाभाविक रूप से यान फेई अपने कर्मचारियों के प्रति कंजूस नहीं था। जैसे ही यान फेई और उनका समूह विमान में चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच के लिए हवाई अड्डे के वीआईपी मार्ग में दाखिल हुए, पत्रकारों के एक समूह ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया। यान फेई को देखते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और उनका साक्षात्कार लेने का रास्ता रोक दिया। कल यान फेई ने कुछ ही सवालों के संक्षिप्त जवाब दिए थे और पत्रकारों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए आज वे यान फेई को यहां रोककर उनसे कुछ और विस्फोटक खबरें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। यान फेई ने स्थिति पर नजर डाली और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षा जांच शुरू करने और तुरंत विमान में चढ़ने का निर्देश दिया। वह और लू पिनपिन कई करीबी अंगरक्षकों की सुरक्षा में पत्रकारों के साक्षात्कारों का जवाब देने के लिए वहीं रुके रहे। एक पत्रकार ने पूछा, श्रीमान यान फेई, ऐसा कहा जाता है कि आपकी कंपनी की सारी परेशानियां एक खास घरेलू उद्यम द्वारा संचालित थीं। इस उद्यम के व्यवहार के बारे में आपकी क्या राय है? इस पत्रकार ने यान फेई द्वारा इंटरनेट पर अपलोड किया गया वीडियो देखा था, जिसमें उसने यांग वानलिन को ये स्वीकार करते हुए देखा था कि बीजिंग की यांग फैमिली और अल असैसिन ने ग्रीन पाइन कैपिटल के साथ मिलकर ड्रीम टेक्नोलॉजी को हथियाने की कोशिश में अनैतिक काम किया था। पत्रकार को मामले की पूरी जानकारी थी, लेकिन कुछ चिंताओं के चलते उसने यांग लियू के उद्यम और नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। यान फेई पत्रकारों की चिंताओं से वाकिफ थे और उन्होंने यांग लियू का नाम लिए बिना कहा, अगर आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले तो ऐसा मत कीजिए। जहां तक इस उद्यम के विश्वासघाती व्यवहार की बात है, मैं केवल अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त कर सकता हूं। फिर पत्रकार ने पूछा, क्या ड्रीम टेक्नोलॉजी के पास इस उद्यम के खिलाफ कोई जवाबी उपाय है? क्या आप उन पर मुकदमा करेंगे? यान फेई ने जवाब दिया, गरीब होने पर सबसे पहले अपने सद्गुणों पर ध्यान देना चाहिए। सफल होने पर दुनिया की मदद करनी चाहिए। ड्रीम टेक्नोलॉजी के विस्तार के योग्य हो जाने के बाद हमारा लक्ष्य एक विश्वस्तरीय उद्यम बनना, समाज को अधिक रोजगार प्रदान करना, राष्ट्र को अधिक कर देना और यह सुनिश्चित करना था कि हमारे विकास का लाभ सभी को मिले। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि जब हम सबसे आगे थे तब हमें पीछे से विश्वासघाती हमलों का सामना करना पड़ा। उनकी साजिश लगभग कामयाब हो गई और ड्रीम टेक्नोलॉजी लगभग उनके चंगुल में आ गई। अब मैं बहुत गुस्से में हूं, लेकिन मेरा उन पर मुकदमा करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे अपने देश पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि देश मुझे इस मामले में स्पष्टीकरण देगा। फिर एक अन्य पत्रकार ने पूछा, श्री यान फेई, क्या आप डिस्ट्रॉयर को जानते हैं? यान फेई ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, विध्वंसक कौन है और मैं उसे क्यों जानूं?
भीड़ में मौजूद एक पत्रकार ने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से नजर हटाते हुए पूछा, श्री यान फेई, दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो मास्टर द्वारा दी गई चुनौती के बारे में आप क्या सोचते हैं? यान फेई पत्रकार के सवाल को ठीक से समझ नहीं पाए और उन्होंने पलटकर पूछा, दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो मास्टर से कैसी चुनौती? मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। पत्रकार ने बताया, एक दक्षिण कोरियाई पत्रकार ने पहले आपका साक्षात्कार लिया था और बताया था कि दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग आपको चुनौती देने के लिए एक विशेषज्ञ भेजने की तैयारी कर रहा है। उस समय आपने कहा था कि जो कोई भी आपको चुनौती देना चाहता है, उसे बराबर मूल्य की शर्त लगानी होगी, तभी आप उनकी चुनौती स्वीकार करेंगे। अभी 2 मिनट पहले दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग ने चीन की सबसे बड़ी समाचार वेबसाइट ईजीनेट पर एक चुनौती पत्र पोस्ट किया है, जिसमें आपके खिलाफ मुकाबले का प्रस्ताव रखा गया है। मुकाबले के दौरान दोनों पक्षों को इनाम के तौर पर 2 अरब अमेरिकी डॉलर देने हैं, जिसमें विजेता को सारी रकम मिलेगी और हारने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप उनकी चुनौती को अस्वीकार करते हैं, तो आपको टेलीविजन पर यह स्वीकार करना होगा कि चीनी कुंग फू ताइक्वांडो से कमतर है। यान फेई ने आश्चर्य से कहा, दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग के ये लोग वाकई जिद्दी हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं चीनी कुंग फू में एक मामूली नौसिखिया हूं, बस शुरुआत कर रहा हूं, फिर भी वे जिद करके मुझे चुनौती देने पर अड़े हैं। अगर वे ये साबित करना चाहते हैं कि ताइक्वांडो चीनी कुंग फू से बेहतर है, तो कृपया चीन के उन प्रसिद्ध विशेषज्ञों को चुनौती दें, तभी वे सही मायने में ताइक्वांडो की ताकत साबित कर सकते हैं। मैं चीनी कुंग फू का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इसलिए भले ही वे मुझे हरा दें या मुझसे ये कहलवा दें कि ताइक्वांडो ज्यादा प्रभावशाली है, क्या इससे वे वाकई उल्लेखनीय बन जाते हैं? एक तरफ खड़े एक लंबे दुबले पत्रकार ने अपूर्ण मंदारिन भाषा में बोलते हुए पूछा, क्या मिस्टर यान हमारी ताइक्वांडो चुनौती से डर रहे हैं, इसलिए उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? या शायद मिस्टर यान फेई के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वे इस लड़ाई से बचना चाह रहे हैं? यान फेई ने मुड़कर लंबे और पतले पत्रकार की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप दक्षिण कोरियाई पत्रकार हैं? लंबे और दुबले पतले पत्रकार ने गर्व से कहा, हाँ, मैं गाओ झोगई हूँ, दक्षिण कोरिया के SBS टीवी स्टेशन का पत्रकार। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या श्री यान फेई हमारे ताइक्वांडो गठबंधन की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? यान फेई अचानक हंस पड़ी, अब मुझे समझ आ गया। तुम लोग मुझ पर सिर्फ इसलिए फिदा नहीं हो रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे ताइक्वांडो विशेषज्ञों को हरा दिया है, बल्कि इसलिए भी कि मैं अब मशहूर और कामयाब हूँ, या यूं कह सकते हैं कि मैं चीनी कुंग फू का अभ्यास करने वाला सबसे अमीर और मशहूर इंसान हूँ। अगर तुम मुझे हरा दोगे, तो तुम हर जगह शेखी बघार सकोगे कि ताइक्वांडो दुनिया में सबसे बेहतरीन है, जिससे तुम्हें दुनिया भर में ताइक्वांडो का प्रचार करने में मदद मिलेगी। तुम मेरे इशारे पर चल रहे हो, अमीरों से पंगा ले रहे हो। यान फेई की मजाकिया बातें सुनकर चीनी पत्रकार जोर से हंस पड़े। यान फेई की मौजूदा हैसियत को देखते हुए वह चंद पैसों के लिए कैसे लड़ सकता है? यान फेई की ताकत पैसा कमाने में है, मार्शल आर्ट में नहीं। दक्षिण कोरियाई का चुनौती पत्र दरअसल सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए था। गाओ झोगई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा, लगता है चीनी कुंग फू सिर्फ भौंकने की कला है, काटने की नहीं। 1.3 अरब लोगों में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो लड़ सके। और तो और, चीनी कुंग फू सीखने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन असल में वे काय होते हैं जो एक सामान्य चुनौती के लिए भी तैयार होने से डरते हैं। अगर मैं चीनी होता तो मुझे तुम पर शर्म आती। गाओ झोगई के उत्तेजक शब्दों से अप्रभावित यान फेई ने अपनी मिनरल वाटर की बोतल का ढक्कन खोला और पीना शुरू कर दिया। अचानक उसे खांसी आए और उसके मुंह का पानी गाओ झोगई के चेहरे पर छिड़क गया। फिर यान फेई जोर से खांसने लगा, इतनी तेज खांसी कि वह अपनी पीठ सीधी नहीं कर पा रहा था। लू पिनपिन तुरंत आगे बढ़कर यान फेई की पीठ सहलाने लगा, जिससे उसकी खांसी बंद हो गई। अचानक आई खांसी से यान फेई का चेहरा लाल हो गया। आखिरकार उसने खून से सना हुआ थूक भी खांस दिया। हालांकि थूक का स्थान बहुत छिपा हुआ था और यान फेई के पैर से उस पर तुरंत पैर पड़ गया, जिससे किसी को पता नहीं चला। लू पिनपिन की मदद से यान फेई ने आखिरकार खांसी बंद कर दी, अपनी पीठ सीधी की और भावशून्य होकर गाओ झोगई को घूरा, मैं ड्रीम टेक्नोलॉजी का चेयरमैन हूं, जहां हर मिनट लाखों डॉलर दांव पर लगे रहते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ 2 अरब अमेरिकी डॉलर के लिए रिंग में लड़ूंगा? इसलिए मेरी सलाह है कि आप ज्यादा यथार्थवादी बने और दूसरे चीनी विशेषज्ञों को चुनौती दें।
गाओ झोगई नाम का वह दक्षिण कोरियाई व्यक्ति जिस पर यान फेई ने पानी छिड़का था पहले तो परेशान हुआ, लेकिन यान फेई को हांफते और लगातार खांसते देखकर, और चूंकि वह अकेला व्यक्ति था जिसने खून से सने उस थूक को देखा था जिस पर यान फेई ने पैर रखा था, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई और उसने मजाक करते हुए कहा, तुम बातें तो अच्छी करते हो लेकिन अंत में तुम बस अपने दिल की कायरता को छुपा रहे हो। यान फेई, तुम अब एक जानी मानी हस्ती हो, फिर भी तुम हमारे दक्षिण कोरियाई मार्शल आर्ट कलाकारों की चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते। मुझे चीनी मार्शल आर्ट की दुनिया पर शर्म आती है। यान फेई के माथे पर शिराएं उभर आई और उसने असंतुष्ट होकर कहा, आपका 2 अरब अमेरिकी डॉलर का इनाम बहुत कम है। जब तक आप 3 अरब अमेरिकी डॉलर की शर्त नहीं लगा सकते, मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। गाओ झोगई ने तुरंत जवाब दिया, मैं श्री यान फेई की बात तुरंत विश्व ताइक्वांडो प्रमोशन एलायंस तक पहुंचा दूंगा। अगर हम सचमुच 3 अरब अमेरिकी डॉलर का इनाम तय कर पाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और हमारे ताइक्वांडो मास्टर से लड़ने के लिए राजी हो जाएंगे। यान फेई कुछ हद तक असंतुष्ट दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, जब आप इतना पैसा इकट्ठा कर लें तो मुझसे फिर बात करें। गाओ झोगई ने कहा, श्रीमान यान फेई, बेहतर होगा कि आप एक निश्चित उत्तर दें। वरना अगर हम इतना पैसा इकट्ठा कर भी लेते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है, तो क्या हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? यान फेई ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, ठीक है, मैं यही वादा करता हूं कि एक बार जब आपके पास 3 अरब अमेरिकी डॉलर होंगे तो मैं आपसे लड़ूंगा। ये कहकर यान फेई अपने अंगरक्षकों की सुरक्षा में बिना पीछे देखे पत्रकारों को छोड़कर चला गया। पत्रकारों से दूर होते ही लू पिंगपिंग ने चिंतित होकर कहा, फेई, अब तुम्हारी क्या हालत है? इन मार्शल आर्ट कलाकारों से क्यों उलझ रहे हो? और लगता है तुम्हारी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है। अगर किसी लड़ाई में तुम्हें कोई नुकसान पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यान फेई ने ये सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई कि कोई उस पर ध्यान तो नहीं दे रहा। उसका रंग तुरंत सामान्य हो गया और उसकी सांस फूलना बंद हो गई। वह हंसा और बोला, पिन पिन, क्या तुम सच में मुझे इतना मूर्ख समझते हो कि यूं ही वहां जाकर मुकाबला कर रहा हूं? मेरे सारे लक्षण बनावटी थे। मैंने जानबूझकर उस दक्षिण कोरियाई पत्रकार को खून का थूक दिखाया। मैं अपने प्रतिद्वंदियों को दिखाना चाहता हूं कि मुझे अब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, ताकि वे मुझे चुनौती देने के लिए उत्सुक हो जाएं। यह एक लंबा धोखा है, लेकिन अगर वे सचमुच 3 अरब अमेरिकी डॉलर दांव पर लगाने को तैयार हैं, तो मैं रिंग में उतरकर उनसे मुकाबला कर सकता हूं। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता हूं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि 3 अरब अमेरिकी डॉलर मेरी जेब में आएंगे। इतने पैसों में सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं। लू पिनपिन ने असंतुष्ट होकर कहा, तुम्हारे आदमियों का स्वभाव ही जुआ खेलना और जोखिम उठाना है। क्या स्थिर विकास पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर नहीं होगा? जीत गए तो कहना आसान है, लेकिन हार गए तो क्या? यान फेई की आंखों में गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था जब उन्होंने कहा, पिन पिन, मेरा विश्वास करो, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे आमने सामने की लड़ाई में हरा सकते हैं, और जो हरा सकते हैं उनमें निश्चित रूप से कोई दक्षिण कोरियाई नहीं है। इसलिए मुझे मैच के नतीजे पर पूरा भरोसा है। दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग मुझे पैसे देने आ रही है। ताइक्वांडो गुरु की चुनौती स्वीकार करने का यान फेई का आत्मविश्वास दाढ़ी वाले अल हत्यारे से युद्ध के बाद अपनी शक्ति की स्थिति के एहसास से उपजा था। हालांकि हो शान और डुआन होंगे के अलावा, उन देव स्तरीय विशेषज्ञों के अलावा, वह किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी वह जन्मजात क्षेत्र में लगभग अजेय था। इसके अलावा उसके पास एक अंतिम तुरुप का पत्ता था, जो था काला गोला। यदि युद्ध के दौरान उसका सामना वास्तव में किसी अपराजय विशेषज्ञ से होता, तो पारस्परिक रूप से विनाशकारी युद्ध शैली अपनाकर वह किसी भी समय काले गोले से अपनी चोटों की भरपाई कर सकता था, जबकि प्रतिद्वंद्वी केवल अपनी शक्ति को ही समाप्त कर सकता था। अंत में वह केवल घर्षण के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी को मौत के घाट उतार सकता था। बेशक यान फेई का तुरुप का पत्ता केवल दिव्य क्षेत्र से नीचे के विशेषज्ञों के खिलाफ ही कारगर था। अगर किसी प्रतियोगिता में उसका सामना दिव्य क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से होता, तो वह तुरंत हार मान लेता। हालांकि दिव्य क्षेत्र के स्तर के विशेषज्ञों की संख्या बेहद सीमित थी, और यह संभव था कि पूरे चीन में डुआन होंगे ही एकमात्र विशेषज्ञ हों। यान फेई को विश्वास नहीं था कि दक्षिण कोरिया जैसे छोटे से देश में कोई एक होगा और ऐसा विशेषज्ञ उसके साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरेगा।
यान फेई की आंखों में आत्मविश्वास और प्रभुत्व देखकर, साथ ही उसके चेहरे पर तेजी से आ रही रौनक देखकर, लू पिनपिन ने कुंग फू की कोई समझ न होने के बावजूद यान फेई पर भरोसा करने का फैसला किया। हालांकि उसे चिंता होने लगी। अगर दक्षिण कोरियाई पक्ष ने सचमुच 3 अरब अमेरिकी डॉलर की बाजी लगाई है तो वह उनके दांव के बराबर 3 अरब अमेरिकी डॉलर कहां से लाएगी। हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी मुनाफे में थी, लेकिन यह ज्यादा समय से कारोबार में नहीं थी और कंपनी हाल ही में बहुत ज्यादा खर्च कर रही थी, जिससे वह 3 अरब अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करने में असमर्थ हो गई। अगर 3 अरब अमेरिकी डॉलर न होते तो यान फेई की बड़ी बदनामी होती और शायद दक्षिण कोरियाई लोग उसका मजाक भी उड़ाते। उस समय वह अपनी स्थिति कैसे संभाले। हालांकि लू पिनपिन को यह नहीं पता था कि यान फेई उसे एक बड़ा सरप्राइज देने वाली थी। इस सरप्राइज के साथ ड्रीम टेक्नोलॉजी को ज्यादा समय तक पैसों की कमी नहीं रहेगी। 3 अरब अमेरिकी डॉलर के जुए के पैसों की तो चिंता ही छोड़ दीजिए। यान फेई के समूह में लोगों की संख्या 20 तक पहुंच गई, जो ड्रीम टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों की संख्या मात्र थी। बीजिंग हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वे पीड़ित कर्मचारियों के 36 परिवार के सदस्यों को लेने आए जो वहां इंतजार कर रहे थे। बोइंग 747 में सवार उनके 56 लोगों का समूह वाकई बहुत विशाल लग रहा था। हालांकि चार्टर उड़ान की यह घटना यान फेई के लिए एक चेतावनी थी। ये दर्शाता था कि ड्रीम टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास के साथ उसे एक बिजनेस जेट भी खरीदना होगा। बिजनेस जेट होने से ड्रीम टेक्नोलॉजी की समग्र प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बिजनेस जेट के बिना यान फेई और लू पिनपिन दोनों को लंबी दूरी की यात्रा करने में असुविधा होगी। हालांकि यान फेई यात्रा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये पूरी तरह से गुप्त था। अगर खुलेआम यात्रा करनी हो तो पारंपरिक परिवहन के साधन अभी भी जरूरी थे। हालांकि बिजनेस जेट खरीदने की योजना यूरोप में स्थिति से निपटने के बाद ही बनानी होगी। फिलहाल न तो समय और न ही माहौल इसके लिए सही है। 2 घंटे बाद बोइंग 747 बीजिंग हवाई अड्डे पर उतरा। पहले से तय समय के अनुसार अगली उड़ान रात 8 बजे से पहले नहीं होनी थी। तब तक वे सीधे फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर लेते। बीच के कुछ घंटे पीड़ित कर्मचारियों के परिवारों को बसाने के लिए बिल्कुल सही थे। जैसी कि उम्मीद थी, कंपनी के कर्मचारियों को परिवारों का स्वागत और सांत्वना देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यान फेई और लू पिनपिन अपने निजी अंगरक्षकों के साथ बीजिंग के उपनगरीय इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध शोध संस्थान के लिए हवाई अड्डे से निकल चुके थे। इस बार वे अपने अच्छे दोस्त यान क्यू से मिलने आए थे। 6 महीने से भी ज्यादा समय पहले शंघाई में यान क्यू से हुई अपनी आखिरी मुलाकात के बाद से यान फेई और लू पिनपिन दोनों ही काम में इतने व्यस्त रहे थे कि अपने विश्वविद्यालय के दिनों के सबसे अच्छे दोस्त से मिलने नहीं जा पाए थे। यान फेई और लू पिनपिन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपने दोस्त से मिलना और अपने रिश्ते को मजबूत करना था। दूसरा लक्ष्य उसे भर्ती करना था। विश्वविद्यालय के दिनों में भी यान क्यू में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अद्भुत क्षमता थी और उसके एकमात्र दोस्त होने के नाते यान फेई और लू पिनपिन उसकी क्षमताओं को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि यान क्यू की नज़र में यान फेई और लू पिनपिन चाहे कितना भी असाधारण प्रदर्शन क्यों न करते हों, साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं थे और बिल्कुल साधारण। उनके बीच का अंतर वैसा ही था जैसा यान फेई को अब किसी गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति को देखकर महसूस हुआ और फिर उसके साथ किसी प्रतियोगिता के दौरान अपनी बुद्धि में अंतर प्रदर्शित किया। यान क्वी निस्संदेह एक वैज्ञानिक प्रतिभा थे। उनके विचार अक्सर यान फेई और लू पिनपिन को अचंभित कर देते थे, फिर भी विचार करने पर वे तर्कसंगत लगते थे। लेकिन वर्तमान तकनीकी स्तर और शक्ति के कारण वे यान क्वी के अनुमानों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाते थे। इसलिए यान क्वी हमेशा व्यथित रहते थे, क्योंकि वर्तमान तकनीक उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे पा रही थी। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी थी जिसने परमाणु हथियार तकनीक का आविष्कार किया था और उसे आदिम मानवों के तकनीकी स्तर का सामना करना पड़ रहा था। ड्रीम टेक्नोलॉजी को कुछ सफलता मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी नींव इसके तेज विकास को सहारा देने के लिए अपर्याप्त थी। इस समस्या को समझते हुए यान फेई और लू पिनपिन ने उन्नत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की उम्मीद में अपने निवेश बढ़ाने शुरू कर दिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ड्रीम टेक्नोलॉजी ने न केवल अपनी उच्च तकनीकी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश किया, बल्कि बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक विशेषज्ञों की भर्ती भी शुरू की। इस दौरान ड्रीम टेक्नोलॉजी ने कुछ तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती तो की, लेकिन उनमें से कोई भी इस क्षेत्र का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं था। इन विशेषज्ञों का काम ऑक्सिलरी ब्रेन के तकनीकी एक्सट्रपलेशन सिस्टम के लिए गुम डेटा उपलब्ध कराने या इंटरनेट से एकत्र किए गए गलत डेटा को ठीक करने तक ही सीमित था।
वे सक्रिय वैज्ञानिक अनुसंधान करने में असमर्थ थे। इस दुविधा का सामना करते हुए यान फेई और लू पिनपिन को यान क्यू का ख्याल आया। उसने पहले ही उन्हें बता दिया था कि इस शोध संस्थान में उसकी कद्र नहीं की जाती। उसे जो काम सौंपा गया था वो बस सटीक डेटा प्रोसेसिंग का काम था और उसकी दुनियादारी की कमी ही उसकी कमजोरी का कारण थी। यान क्यू स्कॉलर सिंड्रोम से गंभीर रूप से पीड़ित था और उसमें सामाजिकता का कोई कौशल नहीं था, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से अनुसंधान संस्थान में उसके सहकर्मी नाराज हो जाते थे और उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था, जो कि एक बिल्कुल सामान्य बात थी। इस प्रकार अनुसंधान संस्थान में उसका जीवन बिल्कुल भी खुशहाल नहीं था। यान फेई और लू पिनपिन के लिए उसे भर्ती करने का सही समय था। अगर यान क्यू ड्रीम टेक्नोलॉजी में शामिल होने के लिए तैयार होता और यान फेई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसका प्रबल समर्थन करता, तो ड्रीम टेक्नोलॉजी की तकनीकी क्षमता निश्चित रूप से कम समय में तेजी से आगे बढ़ती। हालांकि यान फेई और लू पिनपिन को आश्चर्य तब हुआ जब वे अनुसंधान संस्थान पहुंचे। उन्होंने पाया कि यान क्यू प्रायोगिक आंकड़ों का प्रसंस्करण नहीं कर रहा था, बल्कि आंगन की सफाई कर रहा था। दोनों बेहद हैरान थे। यान क्यू को भले ही स्कॉलर सिंड्रोम था, लेकिन उसकी वैज्ञानिक शोध क्षमता जबरदस्त थी, जो बस एक अवसर मिलने पर परिणाम देने में सक्षम थी। इतना वैज्ञानिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति जो संस्थान के लिए परिणाम देने में सक्षम था, उसे सफाई करने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। यान क्यू ने अपनी आंखों में कुछ खालीपन लिए अपने विचारों में खोए हुए आगे के शून्य में देखते हुए सफाई की। जब तक यान फेई ने उसका कंधा थपथपाया, तब तक यान क्यू को वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ। उसने ऊपर देखा तो यान फेई और लू पिनपिन उसके सामने खड़े थे। ओह कहा और फिर जमीन पर गिरे पत्तों को झाड़ना जारी रखा। दोनों जानते थे कि यान क्यू ऐसा ही था और उसका व्यवहार व्यक्तिगत नहीं था। उसके स्वीकारोक्ति के बाद उन्होंने बुरा नहीं माना। लू पिनपिन ने उत्सुकता से पूछा, यान क्यू, तुम यहाँ सफाई क्यों कर रही हो? क्या तुम अब वैज्ञानिक शोध नहीं कर रही हो? यान क्वी ने लू पिनपिन के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने यान फी और लू पिनपिन की तरफ पीठ कर ली और पत्ते झाड़ना जारी रखा। तभी एक जवान लड़की उसके पास आए। वह जवान थी, लेकिन कद में छोटी और मोटी थी और उसके चेहरे पर कुछ भूरे रंग के धब्बे थे। वह यान क्वी के सामने आए और बोली, तुम लोग कौन हो? क्वी को उसके काम में क्यों परेशान कर रहे हो? यान फेई ने भौहें चढ़ाई और कहा, हम यान क्यू के अच्छे दोस्त हैं। और तुम? मोटी लड़की ने जवाब दिया, मैं यान क्यू ई की मंगेतर हूं। अपनी बात कहने के बाद उस मोटी लड़की ने यान क्वी को एक लंच बॉक्स दिया और उसे पास की एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसने लंच बॉक्स खोला और यान क्वी से कहा, क्वी, खाने का समय हो गया है। यह एक प्यार भरा लंच है जो मैंने खुद बनाया है, इसे चखकर देखो कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं। यान क्यू ने आज्ञाकारी ढंग से अपना औजार नीचे रखा, लंच बॉक्स लिया और बिना कुछ बोले खाना शुरू कर दिया। खाना स्वादिष्ट था या वह बस बोलना नहीं चाहता था, किसी को पता नहीं था। इस बीच लड़की उसके बगल में बैठी उसके माथे का पसीना पोंछ रही थी। उसने यान फेई और लू पिनपिन की ओर मुड़कर कहा, तुम यान फेई और लू पिनपिन ही होगे, है ना? मैंने क्यूई को तुम दोनों के बारे में बोलते सुना है। यान क्यू की ओर इशारा करते हुए लू पिनपिन ने पूछा, तुम उसकी मंगेतर हो, तो तुम्हें उसकी हालत के बारे में पता ही होगा, है ना? मोटी लड़की कमर पर हाथ रखे खड़ी हो गई और बोली, जरूर, मुझे पता है। हालांकि हमारा क्यू बीमार है, फिर भी वह सबसे होशियार इंसान है। इस शोध संस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वह समाधान न कर सके। किसी भी मुश्किल समस्या से जूझने के लिए बस हमारे क्यू को ढूंढना होगा और वह उसका समाधान कर देगा। यान फेई ने पूछा, यान क्यू, क्या वह जो कुछ कह रही है वह सच है? यान क्यू ने अब भी कुछ नहीं कहा, बल्कि केवल सिर हिलाया, फिर खाना जारी रखा, जिससे अन्य लोगों को ये समझ नहीं आया कि वह बातचीत के बजाय भोजन को प्राथमिकता दे रहा है या नहीं। मोटी लड़की असंतुष्ट होकर बोली, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? तुम्हें बता दूं कि क्यूई के माता पिता ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी है। उन्होंने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और मैं झूठी नहीं हूं। वैसे इस दुनिया में और कौन उससे शादी करेगा? युवती, क्या आप भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती हैं? आप दोनों कैसे मिली? लू पिनपिन ने पूछा। मोटी लड़की ने जवाब दिया, मैं यहाँ काम नहीं करती, लेकिन मेरे दूसरे चाचा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। क्यू की होशियारियत देखकर उन्होंने मुझे देहात से मिलने बुलाया। क्यू के माता पिता भी मुझसे मिले और हमारी शादी के लिए राजी हो गए।
यान क्यू की ओर देखते हुए मोटी लड़की ने पूछा, क्यों क्यों, क्या ये सही नहीं है? यान क्यू ने अनिर्णायक स्वर में बड़बड़ाया, लेकिन चुप रहा। अपना खाना खाते हुए ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह मन ही मन कुछ गणना कर रहा हो। तो फिर आप दोनों को बधाई, यान फेई ने कहा। हम यान क्यू के सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं ड्रीम टेक्नोलॉजी का मालिक हूं और वह महाप्रबंधक हैं। हम यान क्यू को हमारे साथ काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या आप इसमें रुचि लेंगे? यान क्वी को एक प्रेमिका मिल गई थी। ये देखकर यानफी को काफी राहत मिली। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यान क्वी में क्यों दिलचस्पी ले रही थी, जो सामाजिक मेलजोल के लिए लगभग अयोग्य थी। फिर भी यान क्वी के प्रति उसका रवैया काफी अच्छा लग रहा था। यह अच्छी बात थी कि कोई यान क्वी की परवाह करता था, वरना उसे अपनी जिंदगी अकेलेपन में बितानी पड़ती। यान फेई ने फिर मुद्दे की बात पर आकर औपचारिक रूप से यान क्वी और उस मोटी लड़की को अपने आने का मकसद बताया। यान फेई के निमंत्रण पर यान क्वी ने आखिरकार पूरा वाक्य बोला, छोटी हुआ से मेरे काम के बारे में बात करो, मैं उसकी बात मानूंगा। लिटिल हुआ नाम की लड़की ने खुशी से ताली बजाए और कहा, वाह। क्वी ने आखिरकार आज एक पूरा और सार्थक वाक्य कहा, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन आप निराश हो सकते हैं, मैंने क्वी के माता पिता से पहले ही बात कर ली है। हमने यहीं रहने और कहीं और न जाने का फैसला किया है। क्वी यहाँ एक आधिकारिक कर्मचारी है और अपने काम से बहुत खुश है। मेरे दूसरे चाचा अक्सर मुझसे कहते हैं कि बाहर बहुत से बुरे लोग हैं जो क्वी को परेशान करते हैं। यहाँ मेरे चाचा हमारी रक्षा करेंगे। यान फेई और लू पिनपिन ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अफसोस की झलक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्कॉलर सिंड्रोम से पीड़ित यान क्यू प्यार में पड़ जाएगा। उसके जैसे लोग बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, फिर भी उनमें मानवीय संवाद करने की क्षमता नहीं होती, लगभग रोबोट की तरह। वे मानवीय भावनाओं को भी नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों का जीवन भर एकाकी रहना ही लिखा होता है, और ये देखकर हैरानी हुई कि कोई अचानक उसकी परवाह करने लगा। यान क्वी हमेशा की तरह ही दिख रहा था, गुमसुम और भोला भाला, स्नेह को समझ पाने में बिल्कुल असमर्थ। उसके माता पिता को उसके भविष्य की चिंता रही होगी, इसीलिए उन्होंने उसकी देखभाल के लिए एक महिला ढूंढी। ऐसा लग रहा था कि हालांकि उस महिला की परिस्थितियां सामान्य थीं, फिर भी वह यान क्वी की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी, जिससे वह उसके लिए एक अच्छी जोड़ी बन गई।